हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मुस्कान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टूल्स ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, कि हमारे मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम के टूल्स क्या क्या हैं। मेनली हमारे मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम के 5 टूल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, जिससे हमारे जो मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम है उसको सपोर्ट मिले। हमारा ये हेल्प करता है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम उनको अचीव कर पाएँ। मतलब हमें एक तरह से एक रोड मैप की तरह से हमें ये एक रास्ता दिखाता है। सबसे पहला आता है फाइनेंशियल टूल, जो फाइनेंस के टर्म्स में जो होते हैं वो हमारे फाइनेंशियल टूल होते हैं। फर्स्ट है बजट। अब हमारा बजट क्या होता है कि अब हम सब जानते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, बजट आता है, कि हम इस साल में क्या क्या करने वाले हैं। उसमें सब कुछ लिखा होता है कि कितना पैसा लगाना है, कितना इनकम होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा, वो सारा बजट होता है। इसी तरह जो हमारे फाइनेंशियल प्लान्स होते हैं, जो हमारी इनकम और एक्सपेंस को दर्शाते हैं, वो हमारे बजट्स होते हैं। इसके बारे में हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये एक हमारा टॉपिक है एमसीएस का। फिर आगे आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि ऐसी रिपोर्ट तैयार करें जो हमें इंफॉर्मेशन देती हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। तो वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता है। इसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब बनाते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे हमें पता लगता है कि हमारी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है और हमारी परफॉर्मेंस क्या है। फिर आता है रेशियो एनालिसिस। हम एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल रेशियो इवैल्यूएट करने के लिए कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी परफॉर्मेंस क्या है, और हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो इम्प्रूवमेंट के जो एरियाज़ हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है। फिर आगे आता है वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस क्या होता है हमारा, कि जो हमारी एक्चुअल और बजटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा वेरियस एनालिसिस होता है। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि क्या जो हमने सोचे थे फाइनेंशियल रिजल्ट्स और जो हमारे एक्चुअल में आए हैं, क्या उनका जो डिफरेंस है, क्या वो मतलब सेम है जो हमने सोचा था और जो हुआ है। अगर वो सेम है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो हमें उसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। फिर आगे आते हैं हमारे नॉन फाइनेंशियल टूल, जो हमारे फाइनेंस से जुड़े हुए नहीं होते हैं। सबसे पहला है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। परफॉर्मेंस जो है वो फाइनेंशियल से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। जैसे कि कौन सी परफॉर्मेंस, जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि हमारा कस्टमर हमसे कितना सेटिस्फाई है, एम्प्लॉयज़ का एंगेजमेंट कितना है, वो सारी चीज़ें परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में आ जाती हैं नॉन फाइनेंशियल टूल्स के अंदर। फिर आता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, मतलब कि स्पेसिफिक मैट्रिसेस को यूज़ करें जिससे हम हमारी प्रोग्रेस देख सकें, हमारे परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकें कि हमने हमारे गोल्स को कितना कंप्लीट करा है। फिर आ गया था बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग के अंदर हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं दूसरी कंपनीज़ के साथ कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। फिर आता है स्कोर कार्ड्स। स्कोर कार्ड्स हमें कैसे पता चलते हैं, जो हमने रिपोर्ट्स बनाई उनके थ्रू पता चलते हैं, और हमारी जो परफॉर्मेंस है या बैलेंस व्यू है वो हम इसके थ्रू देखते हैं, और हमारी जो नॉन फाइनेंशियल मैट्रिसेस हैं उनकी परफॉर्मेंस को मतलब इन्हांस करते हैं। फिर आगे आता है हमारा ऑपरेशनल कंट्रोल। ऑपरेशनल कंट्रोल के अंदर क्या क्या आता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट प्रोसीजर है वो बनाना पड़ता है। उसके अंदर जितने भी टास्क हैं वो सारे टास्क लिख के क्या क्या हमें परफॉर्म करने हैं, किस टाइम पे परफॉर्म करने हैं, वो सारा हमें एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना होता है। फिर आगे आता है क्वालिटी कंट्रोल, कि ऐसी प्रोसेस और ऐसे प्रोसीजर्स को यूज़ करें, ऐसे प्रोडक्ट को बनाएं जिसमें क्या हो कि जो हमारी क्वालिटी है वो ना गिरे और कॉस्ट कम से कम लगे, मतलब क्वालिटी के ऊपर हमेशा ध्यान रखा जाए। फिर आगे आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि सिस्टम एंड प्रोसेसेस यूज टू मैनेज इन्वेंट्री लेवल एंड मिनिमाइज वेस्ट, कि जो हमारा इन्वेंट्री है वो अच्छे से प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का, और मिनिमाइज हो वेस्ट, मतलब वेस्ट कम से कम हो और उसका यूजेस बहुत ज़्यादा हो। फिर आगे आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या आता है कि मैनेजमेंट हो हमारे फ्लो ऑफ गुड्स की, सर्विस की और इन्फॉर्मेशन की, रॉ मटेरियल से लेके एंड कस्टमर्स तक। मतलब कि रॉ मटेरियल से लेके जो भी प्रोसेस हो रही है एंड कस्टमर तक, वो सारी की सारी फ्लो में होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल एंड टू एंड, मतलब अच्छे से होनी चाहिए। फिर आगे आते हैं बिहेवियर टूल्स। इसके अंदर क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, कि अब एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एक एम्प्लॉय वर्क करे, अगर उसको अप्रेजल ही नहीं मिल रहा तो उसके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा। तो उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे उसका अप्रेजल होना भी ज़रूरी है, कि मतलब रेगुलर इवैल्यूएशन होना चाहिए एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का, और उसको अप्रेजल भी मिलना चाहिए अगर उसने अच्छी परफॉर्मेंस की है तो। फिर आगे आता है इंसेंटिव सिस्टम, कि अगर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की गई है एक एम्प्लॉय के द्वारा और
बहुत अच्छे से उसने ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को और परफॉर्मेंस को टारगेट रख के सब कुछ अचीव करने में हेल्प करी है, तो उसको रिवॉर्ड भी देना बनता है। फिर आ गया था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट्स, कि ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाने चाहिए जिसके अंदर क्या हो कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ की जो स्किल है और जो नॉलेज है वो इम्प्रूव हो सके। फिर आ गया था कम्युनिकेशन, कि एक एम्प्लॉय की जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत इफ़ेक्टिव होनी चाहिए और एक्सपेक्टेशंस जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम कम्युनिकेशन ही ढंग से नहीं कर रहे, क्योंकि एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर। फिर आ गया था टेक्नोलॉजिकल टूल्स। सबसे पहला है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है कि जो इंटीग्रेटेड सिस्टम्स होते हैं जो मैनेज करते हैं बिजनेस ऑपरेशन को, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, सप्लाई चेन, ये सारा इसके अंदर यूज़ होता है। फिर आगे आता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि ऐसा सिस्टम बनाएं जो कि मैनेजर को इन्फॉर्मेशन और जो डाटा है वो क्विकली मिल जाए और वो डिसीज़न बहुत अच्छे से ले पाएँ। फिर आगे आता है डाटा एनालिटिक्स, कि ऐसी टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करें जिससे हम डाटा को ईजिली एनालाइज कर सकें और इंटरप्रेट कर सकें। फिर है बिजनेस इंटेलिजेंस, कि ऐसा डाटा प्रेजेंट करें, ऐसा डाटा एनालिसिस करें कि जो बिजनेस के डिसीज़न मेकिंग के जो जितने भी डिसीज़न है वो हम इजीली ले पाएँ और वो सपोर्ट करें बिजनेस को। ये सारे हमारे टूल्स थे। अब इसके अंदर एक मेन एस्पेक्ट आता है बजट क्या होता है, क्योंकि बजट हमारे इस टॉपिक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है टूल्स के अंदर। तो एक बजट क्या होता है, एक बजट एक फाइनेंशियल प्लान होता है जो आउटलाइन करता है कि हमारी प्रोजेक्टेड इनकम और एक्सपेंसेस कितनी होगी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। ये एक फाइनेंशियल टूल है जो मैनेज करता है फाइनेंसेस को, प्रायोरिटाइज करता है स्पेंडिंग को और अचीव करता है फाइनेंशियल गोल्स को। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं कि एक तो फाइनेंशियल प्लानिंग करने में हमारी बहुत हेल्प करता है और एक प्रायोरिटाइज कर देता है ये चीज़ों को, कि जैसे कि ये वर्क करना है तो उसको प्रायोरिटाइज कर दिया। बजट के थ्रू हम ये चीज़ें प्रायोरिटाइज भी कर सकते हैं। फिर आगे आता है कॉस्ट कंट्रोल, कि हम हमारी कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकते हैं, कि रिडक्शन ऑफ वेस्ट हो, मतलब वेस्ट कम से कम हो और हमारी कॉस्ट भी कम से कम लगे और हमारा जो आउटपुट है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। बजट के थ्रू हम ये भी एनालिसिस कर सकते हैं। फिर इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, कि बजट के थ्रू हमारा जो डिसीजन है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। फिर आता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कि बजट के थ्रू हम हमारी परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं, कि हमने बजट एस्टिमेट किया था कि मान लो कि 10 करोड़ रुपए एक कंपनी का ओवरऑल बजट था और एक्चुअल में उस कंपनी ने कितना इवैल्यूएशन किया, उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करके हम मतलब देख सकते हैं कि कितना उसने परफॉर्मेंस किया है। तो परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन भी हो जाता है हमारा बजट के थ्रू। फिर आगे आते हैं हमारे चैलेंजेस क्या क्या आ रही हैं। सबसे पहला है अनसर्टेनिटी, कि जो बजट है हमारा वो अनसर्टेन है, इसकी कोई भी, क्योंकि जो हमारा जो इसका सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि अनसर्टेनिटी, कि जो बजट है उसका हमें पता नहीं है। अब फॉर एग्जांपल एक हम घर बना रहे हैं, उसके ऊपर हमने 10 लाख रुपए बजट लगाया कि हाँ 10 लाख रुपए हम इस पर लगाएंगे, लेकिन जब एक्चुअल में वो बन के तैयार हुआ तो उस पर 20 लाख रुपए लग गए या उस पर 12 लाख रुपए लग गए, मतलब ज़्यादा लग गए। तो बजट अनसर्टेन है, तो ये एक चैलेंज भी बन जाता है कि हमारा बजट तो 10 का ही था, वो 2 लाख और हम कहाँ से लाएँ। ठीक है। फिर आ गया था लिमिटेड रिसोर्सेज, कि हमारे बजट में ना बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं होते हैं। फिर आ गया था कॉम्प्लेक्सिटी, कि बजट बनाना इतना मुश्किल काम है ना, स्पेशली जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके लिए बहुत मुश्किल काम होता है बजट को प्रिपेयर करना। फिर आ गया था टाइम कंज्यूमिंग, और बजट को बनाना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को ढूंढना पड़ता है, उनको टाइम टू टाइम कंप्लीट करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें, और ये एक्सपर्ट ही कर सकता है जो मेनली इस चीज़ में एक्सपर्ट होता है। फिर आ गया था इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या क्या है बजट की। सबसे पहले फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है, कि अगर हमारे पास फाइनेंस ही नहीं है, मतलब हमारे पास एक एस्टिमेशन ही नहीं है, तो हम कैसे फाइनेंस को सेटअप कर पाएंगे, प्लानिंग कर पाएंगे। फिर है कि हमारी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको भी इम्प्रूव करता है हमारा बजट। फिर आ गया था अकाउंटेबिलिटी को भी इन्हांस करता है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है एक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको भी एनहांस करता है ये। फिर फाइनेंशियल रिस्क को रिड्यूस करता है, क्योंकि हमारे पास एक टाइम का मतलब क्या होता है कि हमारे पास बजट आ जाता है कि हाँ एस्टिमेशन आ जाता है कि हाँ इतना लगेगा, तो फाइनेंस का रिस्क होना बहुत कम होता है, कि अगर हमारे हाथ में है उतना बजट तो हम वो रिस्क लेंगे, अगर नहीं है तो नहीं लेंगे। फिर आ गया था कि एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होती है बजट के थ्रू। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, कि हमारी सिग्निफिकेंस क्या है, हमारे चैलेंजेस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंस आ जाती है बजट की। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक